तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे, जीवों में श्वसन। देखिए, हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों है? तो आपका नॉर्मल सा आंसर रहता है कि जिंदा रहने के लिए। लेकिन ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि जीवों में श्वसन एक्चुअल में क्यों आवश्यक है, और बाकी कुछ जीव जंतुओं में भी देखेंगे कि उनमें श्वसन किस तरीके से होता है, मनुष्य में किस तरीके से श्वसन होता है। तो हम सबसे पहले भूमिका पढ़ लेते हैं। भुजो जो है अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उसका स्वागत कर सके। इसीलिए वह भागता हुआ और कुछ मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया, और उसकी जो सांस है वो तेजी से चल रही थी। और उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाफ क्यों रहा है। भुजो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया, और उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेता है। तो आप जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा हम जब सांस लेते हैं तो हम हांफने लगते हैं। तो वो किस वजह से होता है? तो इसमें यही हमें देखना है कि यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा, और भुजो के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए समझना आवश्यक है हम सांस लेते क्यों हैं, और सांस लेना किस प्रक्रम का एक चरण है। अब हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। हम श्वसन क्यों करते हैं? आप सभी को पता है हम श्वसन करते हैं, उसमें जो भोजन है, भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो हम सांस ले रहे हैं, ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। और जो हमारा जो सांस लेना है, देखिए श्वसन और सांस लेना एक अलग अलग प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब इसे बदला नहीं जा सकता। और सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है। देखिए, हमने भौतिक और रासायनिक के बारे में पढ़ा था, आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो कोशिकाओं में जो हमारे जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीश्वसन करते हैं हम, हमारे सेल्स में जो श्वसन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो हम देखेंगे कि हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। और कोशिकाओं में यह जो ऑक्सीजन है वो भोजन के विखंडन में सहायक करेगी। मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज टूटेगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो कोशिका में जो भोजन के विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है, और इसे ही क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जो सभी जीवों में कोशिकीय श्वसन होता है। देखिए, एक है रेस्पिरेशन और एक होता है ब्रीदिंग। आप दो चीजों को समझिए। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है कि हमने O2 को ग्रहण किया और CO2 को बाहर निकाल दिया। CO2 को बाहर निकाल दिया, और O2 क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं।
तो ये जो प्रक्रिया है, ये नॉर्मल क्या कहलाती है? ब्रीदिंग, सांस लेना। तो ये प्रोसेस हम बार-बार दोहराते हैं, इसलिए भौतिक प्रक्रिया। और एक आता है हमारा रेस्पिरेशन, जिसको हम श्वसन कहते हैं। तो अब हम कोशिकीय श्वसन के बारे में देखेंगे। देखिए, कोशिका के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित, साथ में ऊर्जा निकल रही है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन हो गया ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, तो इसको क्या कहेंगे हम? वायवीय श्वसन। मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। और भोजन के विखंडन से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा हमें दोनों में देखने को मिलेगी। तो अब हम देखेंगे, ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जब ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करके उसको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ रहा है, साथ में ऊर्जा भी मुक्त कर रहा है। संभवतः आपको मालूम होगा कि यदि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, तो ऐसे जीव क्या है? अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। देखिए, सिंपल से आप समझिए कि जो ईस्ट है वो कौन सा श्वसन कर रहा है? अवायवीय। तो उसमें क्या होता है? कौन सी प्रोसेस होती है? किण्वन की प्रक्रिया। इसको हम किण्वन भी कह सकते हैं, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम अचार वगैरह बनाते हैं, सिरका वगैरह, तो कौन सी प्रक्रिया में आता है? या फिर आप नॉर्मल जो शराब वगैरह बनाते हैं, अल्कोहल, तो इसमें कौन सी प्रोसेस यूज में ली जाती है? इसमें किण्वन, फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज में ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब ऑक्सीजन की अब्सेंट में हो रहा है, अनुपस्थिति में हो रहा है। यहां तक समझ में आया? अब हम आगे देखेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में ये काम करता है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है कि ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है और ईस्ट जो है अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। और इस प्रक्रिया के समय जो है अल्कोहल निर्मित होता है। हमने देखा कि जब वायवीय श्वसन कर रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन यहां पर क्या बनेगा? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इनका जो उपयोग है शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। इसी को हम किण्वन की प्रोसेस कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर इसकी ये समीकरण दी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के उपयोग से अल्कोहल का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं वो अवायवीय रूप से श्वसन करती है। कैसे? लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं।
वास्तव में ये प्रक्रिया उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक हम व्यायाम करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, कई घंटे तक टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं, भारी वजन उठाते हैं, अनेक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है सीमित होती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं वो अवायवीय श्वसन द्वारा जो है ऊर्जा को अतिरिक्त मांग को पूरा करेगी। तो इसमें दे रखा है कि जो ग्लूकोज है हमारी पेशी कोशिकाओं में, वो ऑक्सीजन की अपसेंट में लैक्टिक एसिड बनाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये लैक्टिक एसिड बनता है, आपने देखा होगा कि जब हम ज्यादा व्यायाम वगैरह करते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है और हमारे जो पैरों में है जो है दर्द महसूस होता है। तो वो किसके बनने से होता है? तो वो लैक्टिक एसिड के बनने से होता है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड बना, थकावट महसूस हुई। लेकिन जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो आपने सुना होगा कि हमें गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग हो जाता है। अब ये जो है ये ज्यादा हानिकारक है। देखो लैक्टिक एसिड बना तो हमें थकावट महसूस होगी, अगर हम आराम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो यूरिक एसिड के जमा होने से जो गठिया रोग हुआ, उसकी वजह से जो हमें दर्द महसूस होता है वो ठीक नहीं होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जब अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपको पेशी में ऐंठन क्यों हो जाती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं और इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें थकावट महसूस क्यों होती है जब हम व्यायाम वगैरह करते हैं? लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक एसिड के संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है। गर्म पानी से स्नान करने तथा शरीर के मालिश करवाने से ऐंठन से तो आराम हमें मिल जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि गर्म जल से स्नान और शरीर की मालिश से रक्त का संचरण बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ गई तो जो हमें दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम शोषण कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन जो लैक्टिक एसिड बन रहा है वो किसकी उपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी तो दर्द भी खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। ये बनेंगे नहीं, ये टूट जाएंगे। अब हम देखते हैं श्वसन के बारे में। यहां तक समझ में आया कि कैसे हमें ऐंठन महसूस होता है। हमने वायवीय और अवायवीय, एरोबिक एनारोबिक दोनों देख लिए। आपको मैंने ब्रीदिंग बता दिया, रेस्पिरेशन के बारे में बता दिया और उसमें जो है हमने श्वसन के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे, श्वसन की डेफिनेशन हमने देखी, लेकिन अब हम श्वसन की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे कि कहाँ से श्वसन शुरू होता है और कैसे कैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स में श्वसन होता है। देखिए, हमने नाक से और मुख से श्वसन किया होगा। देखिए, हम नाक से श्वसन करते हैं नॉर्मली,
लेकिन कभी ऐसा होता है कि मान लो कुछ दुर्गंध गैसें हमें स्मेल आ रही है, तो हम नाक को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। तो उस स्थिति में हम फिर श्वसन कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जब हमें जुकाम वगैरह होता है, तो आपने देखा होगा कि हमें नाक से साँस आना बंद हो जाता है, हमारी नाक जो है बंद हो जाती है। तो उस वक़्त हम कहाँ से? मुख से साँस लेते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 प्रोसेस दी गई है, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। इसके बारे में देखिए। यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमारा जो है एक रफली डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, आई होप आपको समझ में अच्छा है। समझ में आना चाहिए, डायग्राम कैसे भी बनाओ, समझ में आना चाहिए हमें। तो यहाँ मैंने ये क्या बनाए, ये हो गए फुफ्फुस और यहाँ पर मैंने एक डायफ्राम बना दिया। तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो हम साँस लेने की जो प्रक्रिया है, साँस जो अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन। और साँस बाहर छोड़ना, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निःश्वसन। निःश्वसन। और इसको हम बोलेंगे उच्छ्वास या फिर उच्च श्वसन। देखिए, वायु में काफ़ी गैसों का हमें मिश्रण मिलता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और भी अन्य गैसों का हमें मिश्रण मिलता है। तो अब हम यहाँ से हमने साँस लिया और साँस छोड़ा, तो आप देखेंगे कि जब साँस लेते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है, वो ऊपर की ओर उठता है, जिससे आयतन क्या हो जाता है? आयतन, वॉल्यूम वो कम हो जाएगा। ये जो डायफ्राम है, ये ऊपर की ओर उठेगा, तो आयतन हमारा कम हो जाएगा। और जब डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा, तो आयतन जो क्या होगा? आयतन बढ़ जाएगा। तो जो श्वास लेने से जो ग्लूकोज टूटते हैं, तो उससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। एटीपी जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। तो यही प्रोसेस आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं। तो ये आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसी को हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि श्वास या फिर सांस लेना का क्या अर्थ है? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना।
या ग्रहण करना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना जो है अंतःश्वसन है, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना क्या है? उच्च श्वसन है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय जो है जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार भी श्वसन करेगा, उसकी क्या कहलाएगी? श्वसन रेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। श्वसन रेट। ये सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ-साथ होते रहते हैं, और श्वास अथवा सांस का अर्थ है अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसको देखते हैं कि कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में, तो 15 से 18 बार क्या करता है? श्वास अंदर और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पर वह श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से श्वास लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं, और इस प्रकार से अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि विश्राम अवस्था में वयस्क व्यक्ति में 1 मिनट में औसतन कितनी बार श्वसन रेट होती है? 15 से 18 बार। अब हम श्वास कैसे लेते हैं? देखिए, हम अपने नथुनों, नासाद्वार से वायु को अंदर लेते हैं, और जब वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों में नासा गुहा में चली जाती है, और जो नासा गुहा है, नेज़ल कैविटी, श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों या फिर फुफ्फुस में आ जाती है। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ कि इसका जो है क्रम पूछा जाता है। श्वसन का क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे ये कहाँ जाएगी? इंटरनल नेर्स में। उसके बाद में ये नेज़ल कैविटी में जाएगी। नेज़ल कैविटी से ये है एक्सटर्नल नेल्स में जाएगी। फिर ये हमारे फेरिंग्स में, उसके बाद में लैरिंग्स में, फिर ये हमारे ट्रेकिया तक जाती है। अभी हम यहाँ तक देखेंगे। ये यहाँ से ये क्रम पूछ लिया जाता है, फेरिंग से लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में। ये यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम दिया गया है। पहले हम थ्योरी देखते हैं, फिर हम डायग्राम को भी देखेंगे। इसको आप सिंपल वे में एक स्लाइड में समझाती हूँ मैं आपको। हम मैकेनिज्म को देखेंगे ब्रीदिंग में। मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं कि इनहेलेशन करते हैं तब
हमारे डायफ्राम का शेप कैसा रहता है, और एक हम जब एक्सहेलेशन करते हैं। ये देखते हैं हम डायफ्राम में। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि पेन से सही से लिखा नहीं जा रहा है स्क्रीन पे। बाकी आई होप मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ और बाकी आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसकी हिंदी भी मैं साथ साथ में लिखती चलती हूँ। इसको बोलते हैं मध्य पटल, जो थ्योरी के रूप में एनसीईआरटी में बता रखा है, उसी को मैं आपको एक चार्ट के रूप में बता बता रही हूँ। तो इसमें इसको कहते हैं अंतःश्वसन और इसको कहते हैं उच्च श्वसन। अब हम देखेंगे कि जब डायफ्राम में हम श्वास को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम कैसा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, संकुचित, संकुचित और सपाट, मतलब सिकुड़ गया। और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तब डायफ्राम की शेप कैसी रहती। ये क्या हो गया, शिथिल हो गया। और इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, गुम्बद के आकार की, गुम्बद जैसा। फिर एक स्ट्रक्चर आती है इंटरकोस्टल। हमारी जो इंटरकोस्टल मसल हैं, कोस्टल मसल्स, जिसको हम कहते हैं अंतरा परशुक मांसपेशी। अब इसमें देखिए, यहां पर जब हम श्वास को अंदर लेंगे तो यहां पर भी ये संकुचित हो जाएंगी और यहां पर शिथिलन या फिर रिलैक्सेशन की फॉर्म में। यहां तक आपको समझ में आया। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट में है कुछ, तो आपसे स्थिति पूछ लेगा किस स्थिति में, या फिर आपसे शेप पूछ लेगा कि जो इंटरकोस्टल मसल हैं वो इनहेलेशन के टाइम पर कैसी अवस्था में होती हैं, या फिर कौन सी शेप में, जैसे डायग्राम कौन से शेप में हमने बताया ये सपाट हो जाता है, यहाँ पर ये गुंबद के आकार का। तो ऐसे ही हम कुछ और हमारे बॉडी के जो श्वसन के लिए जो पार्ट हैं उनमें किस तरीके से होता है वो भी हम देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखेंगे हम जो हमारी रिब केज है, हिंदी में इसको कहते हैं वक्ष स्थल। तो जब हम श्वसन करते हैं अंदर की तरफ तो ये रिब केज आउटवर्ड हो जाती है, बाहर की तरफ। और जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तब ये इनवर्ड या फिर अंदर की तरफ, इनवर्ड। यहां पर ये आउटवर्ड।
अब आते हैं थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। हमारे जो थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, जिसको वक्ष गुहा आयतन कहते हैं, कैविटी वॉल्यूम, इनहेलेशन, इसमें क्या होगी, इंक्रीज इंक्रीज यहाँ पर डिक्रीज। ऐसे ही हम लंग्स प्रेशर के बारे में, लंग्स प्रेशर, जब लंग्स पर प्रेशर पड़ता है श्वसन के दौरान, तो यहाँ पर ये डिक्रीज हो जाते हैं और यहाँ पर ये इंक्रीज बढ़ जाता है। तो हमने ये देख लिया कि कैसे हम जब श्वसन करते हैं तो डायफ्राम में, थोरेसिक कैविटी में, लंग्स में, रिब केज में कैसे चेंजेस आते हैं। यहाँ पर अब डायग्राम में डायफ्राम दिखा रखा है। डायफ्राम, यहाँ पर ये रिब केज, वक्षस्थल, श्वास नली, ग्रसनी, नासाद्वार, यहाँ पर मुख गुहा, फेफड़ा, ये यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पर श्वसन सबसे पहले नासा गुहा से होते हुए मुख गुहा से जाएगा, फिर ग्रसनी में, फिर श्वास नली में, श्वास नली से होता हुआ फेफड़ों में, फिर पसलियों में, फिर डायफ्राम तक। जो हमने अभी स्लाइड पर जो हमने समझा वो यहाँ पर दे रखे हैं सारी चीजें, कि श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करेंगी, डायफ्राम नीचे की ओर गति करते हैं तो वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। ये यहाँ पर एक्टिविटी के माध्यम से समझा रखा है। ये हमने अंत श्वसन और उच्च श्वसन दोनों में देख ली। ये हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको अब हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाती हूँ, चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक प्रोसेस होती है निश्वसन, या फिर जिसको हम अंतःश्वसन बोलते हैं। एक होता है उच्छ्वसित या फिर उच्छ्वास श्वसन। तो इसमें हम नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और O2, इसके बारे में हम देखें। निश्वसन में नाइट्रोजन 78%, इसमें भी 78% रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें 0.03, और यहाँ पर 4%, और ऑक्सीजन यहाँ पर 21%, और उच्च श्वसन में
17% होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कौन सी ऑक्सीजन में जो प्रतिशत दर है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन में सेम रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड हम ग्रहण कितनी कर रहे हैं? 0.03, लेकिन हम बाहर 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो जब हम ग्रहण कम कर रहे हैं और बाहर ज्यादा निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? हमने ग्रहण तो इतनी की नहीं, लेकिन हम 4% निकाल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने एक समीकरण पढ़ा था वहां पर कि जब वायु की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज टूट रहा है, क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है वहां पर, और वहां पर जल के अणु भी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में देखेंगे तो 21% हम सांस को अंदर ले रहे हैं तब, और सांस जब बाहर निकाल रहे हैं तब 17%, लेकिन हम मात्र 4% को यूज में ले रहे हैं ऑक्सीजन को। बाकी ऑक्सीजन कहाँ गई? आपसे पूछे कि बाकी ऑक्सीजन कहाँ गई? हमने सिर्फ 4% ऑक्सीजन का यूज किया, तो बाकी की ऑक्सीजन कहाँ गई? बाकी की ऑक्सीजन हमने बाहर निकाल दी। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती है और इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड दी गई है, इसे समझते हैं। जो मैंने बताया वही इसमें दे रखा है कि फेफड़े 21% ऑक्सीजन और 16%, 16.4%, लगभग 17% क्या है, बाहर निकाल रहे हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 0.04 या मैंने 3 बताया, अप्रोक्सीमेटली इतनी है, और यहाँ पर हमने 4.4 या फिर 4% देखा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम आगे ये तो हमने मनुष्य के बारे में बात कर ली। अन्य जंतुओं में भी श्वसन होता है, वो किस प्रकार से होता है? कि हाथी, शेर, गाय, मेंढक, बकरी, छिपकली, सर्प, पक्षी आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति जो है फेफड़े होते हैं। लेकिन जीव श्वसन कैसे करते हैं? मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं। भुजो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच, तिलचट्टा, घोंगे, मछली, केचुए और चींटी, मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? तो आगे देखते हैं। यहाँ पर कॉकरोच में दिखाया गया है श्वसन। कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं, और ये छिद्र जो है श्वास रंध्र कहलाते हैं। और कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जो है जाल बिछा होता है, जैसे ये जाल बिछा है। और जो श्वास प्रणाल या फिर वातक कहलाते हैं, श्वास प्रणाल या फिर जिसको ट्रेकिया कहते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए, कॉकरोच में कितने चैम्बर हर्ट होता है? किसी को पता है? देखिए 13 चैम्बर हर्ट होता है। और इसमें कौन से प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ओपन। लेकिन मनुष्य के अंदर में तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर तो सिर्फ 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने होंगे? 13 चैम्बर। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 चैम्बर हैं।
ऐसे ही हम कुछ अन्य जीवों के बारे में देखेंगे। उसमें कौन से अंग का प्रयोग जो है श्वसन करने में लिया जाता है। जैसे केंचुए में देखेंगे हम, केंचुए अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं और केंचुए की त्वचा जो है स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्म में प्रतीत होती है और इनमें से गैसों का आवागमन जो है आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति भी फेफड़े होते हैं और ये अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्म में होते हैं। केंचुआ स्किन से कर रहा है श्वसन, लेकिन मेंढक एक ऐसा है जो फेफड़ों से भी, स्किन से भी और यह गलफड़ों से भी, गिल से भी श्वसन करता है। अब ये कब कब स्किन से श्वसन करेगा और कब यह गलफड़ों से? देखिए, जब ये जमीन में होता है तब ये किससे श्वसन करेगा? फेफड़ों से, जब ये जमीन में हो। लेकिन जब यह पानी में होता है तो गिल्स के द्वारा श्वसन। लेकिन ये स्किन से श्वसन तब करता है जब यह शीत निद्रा में होता है। अब ये शीत निद्रा क्या होते हैं? जो ठंडे रुधिर वाले प्राणी होते हैं, एक गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं जैसे कि हम, और एक शीत रुधिर वाले प्राणी होते हैं जैसे कि सांप, मेंढक और मच्छर वगैरह। तो आप देखिए, हम जो गर्म रुधिर वाले हैं, इनके तापमान में देखिए आप, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके ब्लड के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बदल नहीं सकते। मतलब हम अगर कश्मीर जाते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो जमता नहीं है। यदि अगर हम गर्म स्थानों पर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो खून है, जो ब्लड है वो पिघल जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि इनमें सांप, मेंढक और मच्छर में, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि छिपकली जो है सर्दी के मौसम में बाहर नहीं निकलती। सांप आपने सर्दी के मौसम में नहीं देखे होंगे। मेंढक भी आप सर्दी के मौसम में नहीं देखते। अब गर्मी का मौसम है, देखो मेंढक आपको दिखाई देंगे घर में। छिपकली तो फिर भी घर में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, इसीलिए छिपकली थोड़े सर्दियों में भी दिखाई दे जाती हैं। तो शीत निद्रा में जो है स्किन के थ्रू जो है श्वसन करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं जल में श्वसन। जल में श्वसन क्लोम के द्वारा। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में इसकी सहायता करते हैं और क्लोम जो है त्वचा से बाहर और निकले होते हैं। ये यहाँ पर एक मछली का डायग्राम दिया गया है। अच्छा, क्या पादपों में भी श्वसन होता है? हाँ जी, पादपों में भी श्वसन होता है। आपने देखा था पिछले सेशन में कि स्टोमेटा रंध्र के द्वारा जो है श्वसन करते हैं प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? रंध्र या फिर स्टोमाटा। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसमें कुछ की पॉइंट दिए गए हैं जो हमने अभी सारे पढ़े, वो सारे की पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर समरी दी गई है, इसे आप जरूर पढ़ना। इससे आपका चैप्टर जो है रिवाइज हो जाता है। इसमें मेन पॉइंट दिए रहते हैं। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, किससे प्रवेश करती है? श्वास रंध्रों द्वारा। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या है? हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड। और किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत दर जो है श्वसन दर होती है, आप सभी को पता होगा, 15 से 18 प्रति मिनट। अब हमने
प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा था, उच्च श्वसन और निःश्वसन। तो उच्च श्वसन के समय पसलियाँ कैसे होती हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, इसे आप कमेंट में बताएँ। यहाँ पर हम मिलान के क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट अल्कोहल, डायफ्राम या फिर मध्यपट, ये वक्ष गुहा में, और त्वचा द्वारा श्वसन केचुए में। जो पत्तियां हैं उसमें क्या रंध्र प्रेजेंट होते हैं। जो मछली है क्लोम द्वारा या फिर गिल्स के द्वारा श्वसन, और मेंढक में जो है फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन होता है। और श्वास प्रणाल हमने कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच का जो है श्वसन अंग है। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर आप लोग रिव्यू दीजिए, और बाकी कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।